हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 9 पर। और यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले तो बातचीत करेंगे कि यूनिट 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से किन किन टॉपिकों को सिलेबस में ऐड किया गया है और लगभग कितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और फिर हम लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो करीब ये 10 घंटे में हम लोग इसको कवर करेंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को। तो आज का दोस्तों हमारा ये टॉपिक यूनिट 9 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आज हम लोग दोस्तों देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकी को। फिर अगले टॉपिक में हम लोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों रोबोटिक्स, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद दोस्तों गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। कुल इतने टॉपिक्स हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। तो कुल मिलाकर के यदि टॉपिकों की बात करें तो 5 पॉइंट में ये पूरा सिलेबस दे दिया गया है। और इस 5 पॉइंट के अंतर्गत जो है तो कुल 7 जो है तो टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो आज के इस पहले टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी पर। इलेक्ट्रॉनिकी क्या है ना, और उसके इतिहास पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिकी पर। तो इलेक्ट्रॉनिकी पर बातचीत करते हुए सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी की परिभाषा को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसको हैं। तो तकनीकी की दोस्तों वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं। तो तकनीकी की वो शाखा जिसमें क्या है, उपकरण क्या होते हैं, कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों, प्रश्न इस तरह से बनेगा कि तकनीकी की उस शाखा जिसको इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं में उपकरणों को किस क्रम में रखा जाता है। तो याद रखेंगे कम विभव एवं कम धारा पर क्या होता है, इसमें उपकरण क्या होते हैं, रखे जाते हैं। और इस प्रकार के उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिकी की शाखा में किस क्रम में रखा जाता है, तो कम विभव एवं कम धारा पर आधारित क्रम में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उनकी सहायता से क्या होता है, उनकी सहायता से परिपथ जो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या करते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आगे दोस्तों मुख्य रूप से जो दूर संचार है, मौसम विज्ञान है, सोलर ऊर्जा का क्षेत्र है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यदि बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये कहाँ पर काम में लिए जाते हैं, तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दूर संचार, मौसम विज्ञान, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में इनका क्या किया जाता है, इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए निर्वात नलिकाएं थी, निर्वात डायोड, निर्वात ट्रायोड आदि काम में लिए जाते हैं। तो वर्तमान में क्या है, निर्वात डायोड और निर्वात ट्रायोड काम में लिए जाते हैं। लेकिन प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में जो इलेक्ट्रॉनिकी थी उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए निर्वात नलिकाएं हुआ करती थी और उन्हीं के द्वारा क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कराया जाता था। तो निर्वात नलिकाएं क्या थी, प्रारंभ में थी। वर्तमान में क्या है, निर्वात डायोड और निर्वात ट्रायोड आदि काम में लिए जाते हैं।
अब अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में अर्धचालकों सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि से बने युक्तियों को काम में लिया जाता है। तो याद रखेंगे कि अब जो क्या है, अब वर्तमान में क्या है, पहले तो क्या होता था, निर्वात नलिकाएं जिनमें कि निर्वात डायोड, निर्वात ट्रायोड आदि काम में लिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में अर्धचालकों सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि से बनी युक्तियों को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। आगे यदि बात करें दोस्तों, तो विज्ञान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों, निर्वात, गैस, धातु, अर्धचालक, नैनो संरचना आदि से होकर आवेश, मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के प्रवाह एवं उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे बात क्या करी जा रही है दोस्तों, तो बात है कि जो विज्ञान का इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है वो क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऐसा क्षेत्र है जो अलग अलग प्रकार के माध्यमों, जैसे निर्वात माध्यम हो गया है ना, जहाँ पर हवा न हो, गैस माध्यम हो गया, धातु माध्यम हो गई, या अर्धचालक या नैनो संरचना से हो करके क्या होता है, आवेश जिसमें क्या होता है, मुख्यतः इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका क्या होता है, प्रवाह होता है, और उन पर आधारित युक्तियों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी वह क्षेत्र है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, तो प्रौद्योगिकी के रूप में यदि इलेक्ट्रॉनिकी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, ऐसा क्षेत्र है जो क्या है, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, प्रतिरोध, संधारित्र, इंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ आदि का प्रयोग करके उपयुक्त विद्युत परिपथ का निर्माण करने एवं उनके द्वारा विद्युत संकेतों को वांछित तरीकों से बदलने से संबंधित है। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिकी है उसमें क्या होता है, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिरोध, संधारित्र, इंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, इनका प्रयोग करके क्या करते हैं, जो विद्युत परिपथ होता है उसका निर्माण करने और उनके द्वारा विद्युत संकेतों को वांछित तरीके से मैनिपुलेट करने के से संबंधित क्या है, ये शाखा है प्रौद्योगिकी की, वह शाखा जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गई, इंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्यूब हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एकीकृत परिपथ हो गया, इन सभी का प्रयोग करके जो क्या है, उपयुक्त विद्युत परिपथ है उसका निर्माण करते हैं और उनके द्वारा विद्युत संकेतों को क्या करते हैं, वांछित तरीके से बदलने से संबंधित होता है इलेक्ट्रॉनिकी। और इसमें तरह तरह की युक्तियों का अध्ययन, उनमें सुधार तथा नई युक्तियों का निर्माण आदि भी शामिल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तरह तरह की युक्तियों का अध्ययन और उनमें सुधार तथा नई युक्तियों का निर्माण आदि भी शामिल होता है। ऐतिहासिक रूप से क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी एवं विद्युत प्रौद्योगिकी का क्षेत्र क्या है, समान है और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता है, किंतु नई नई युक्तियों परिपथों एवं उनके द्वारा संपादित कार्यों में अत्यधिक विस्तार हो जाने से इलेक्ट्रॉनिक्स को वैद्युत प्रौद्योगिकी से अलग शाखा के रूप में पढ़ाया जाने लगा। तो हुआ क्या, जो उनके कार्य थे उनका क्या हो गया, जब ज़्यादा विस्तार हो गया, तो जब कार्यों में ज़्यादा विस्तार हो गया तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स था उसको वैद्युत प्रौद्योगिकी से अलग शाखा के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी के इतिहास पर। इलेक्ट्रॉनिकी का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से उसका इतिहास रहा, किस तरह से उसका विकास हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिकी का आधुनिक रूप रेडियो एवं दूरदर्शन के विकास के रूप में सामने आया। तो जो इलेक्ट्रॉनिकी है उसका जो क्या है, मॉडर्न फॉर्म है, मॉडर्न रूप है, आधुनिक रूप है, वो किस रूप में आया, तो रेडियो और दूरदर्शन, जिसको कि टेलीविज़न के विकास के टेलीविज़न भी कहा जाता है, कि विकास के रूप में सामने आया। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त रक्षा उपकरणों एवं रक्षा तंत्रों से भी इसका महत्व उभर कर सामने आया। तो यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिकी का जो आधुनिक रूप है उसमें रेडियो एवं दूरदर्शन के विकास सबसे पहले होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे क्या होता है, रेडियो और दूरदर्शन का जैसे जैसे विकास हुआ तो उस तरह से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी का भी विकास होता है। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रयुक्त क्या थे, रक्षा उपकरण थे एवं रक्षा तंत्र थे, इसका भी महत्व उभर करके सामने आया। किंतु इलेक्ट्रॉनिकी की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकी शाखा थी इसकी नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। और उसमें क्या था दोस्तों, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकी के विकास की जो मुख्य घटनाएं थी उनको चरण दर चरण हम लोग संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं।
तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में क्या था प्रयोग था, तो वो किसने किया, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था, पाया कि निर्वात में इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक के रूप में दूसरे चालक में प्रवाहित होता है। तो एक चालक से दूसरे चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं, और बाद में इसी सिद्धांत पर निर्वात डायोड और ट्रायोड बने। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि सर्वप्रथम 1883, सर्वप्रथम सन कौन सा था, 1883 का टाइम था, और उस टाइम पर जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनके जो प्रारंभिक स्कूल थी उससे इनको ये कह करके निकाल दिया गया था कि हम इनको नहीं पढ़ा सकते, आपका बच्चा जो है वो बहुत जो है तो मंदबुद्धि है, ये कुछ भी सीख नहीं सकता। लेकिन उनकी माँ ने उसको प्रोत्साहन दिया, उन्होंने ये बात उसको न बता करके उसको ये बताया कि तुम्हारे जो है तो विद्यालय ने ये कह के तुमको जो है तो बाहर किया है कि तुम जो है तो सबसे ज़्यादा होनहार हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे हम लोग नहीं शिक्षा दे पाएंगे। तो इस तरह से जो 1883 का टाइम था उसमें थॉमस अल्वा एडिसन ने पाया कि निर्वात में इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में क्या होता है, प्रवाहित हो सकता है। बाद में इसी सिद्धांत पर निर्वात डायोड, बाद में क्या होता है, इसी सिद्धांत पर जो निर्वात डायोड और ट्रायोड था उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो निर्वात डायोड और ट्रायोड का निर्माण थॉमस अल्वा एडिसन के निर्वात में जो इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं की खोज पर ही आधारित था। 1893 में निकोलाई टेस्ला, तो निकोलस टेस्ला ने रेडियो संचार का प्रदर्शन किया। तो 1893 में 1883 के थॉमस अल्वा एडिसन के बाद उन्होंने क्या किया, 1893 में निकोलाई टेस्ला द्वारा क्या किया गया था, रेडियो संचार का प्रदर्शन किया गया था। तो निकोलाई टेस्ला के द्वारा क्या किया गया, रेडियो का क्या किया गया था, रेडियो संचार का प्रदर्शन किया गया था। आगे देख लेते हैं। तो 1896 में फिर अगला टाइम आता है, 1896 का समय आता है। उस समय मार्कोनी ने क्या किया, रेडियो संचार का व्यवहारिक प्रदर्शन करके दिखाया। तो जो क्या थे, मार्कोनी महोदय थे, वैज्ञानिक थे ये, इन्होंने क्या किया था, रेडियो संचार का व्यावहारिक प्रदर्शन करके दिखाया। और 1904 में जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंगो ने क्या किया, पहला डायोड बनाया जिसे रेडियो ट्यूब कहा गया। और 1904 में क्या हुआ दोस्तों, 1904 में जॉन एम्ब्रोस याद रखेंगे, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि डायोड का निर्माण किन्होंने सबसे पहले किया, तो याद रखेंगे कि अम्ब्रोस फ्लेमिंगो ने पहला डायोड बनाया। कब बनाया, तो 1904 में बनाया, जिसको किस नाम से जाना गया, रेडियो ट्यूब के नाम से जाना गया। तो रेडियो ट्यूब कहा गया उसको, किसको, डायोड को, जो कि पहला बनाया गया था 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंगो के द्वारा। 1906 में रॉबर्ट बान लीबेन और ली डी फॉरेस्ट ने स्वतंत्र रूप से ट्रायोड का निर्माण किया, जो प्रवर्धक एम्पलीफायर का काम करने में सक्षम था। तो एम्पलीफायर का काम करने वाला जो ट्रायोड था, इसका निर्माण 1906 में रॉबर्ट बान लीबेन और ली डी फॉरेस्ट ने स्वतंत्र रूप से किया था। और ये क्या काम करता था, तो ये क्या करता था, प्रवर्धक एम्पलीफायर का काम करने में सक्षम था। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिकी के विकास का दौर प्रारंभ होता है। और इसी के साथ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकी था उसके विकास का दौर प्रारंभ होता है। इलेक्ट्रॉन ट्यूबों का पहला उपयोग रेडियो संचार में हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्यूब थे, इनका जो पहला उपयोग है वो कहाँ हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्यूब है इनका पहला उपयोग रेडियो संचार में ही हुआ है। आगे बात करते हैं। तो हम 1947 में बेल प्रयोगशाला में कार्यरत विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो वर्ष 1947 में जो बेल प्रयोगशाला थी उसमें कार्यरत विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। और इस आविष्कार के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिकी निर्वात नलिका पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से हटकर नए युग में प्रवेश कर गई। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि 1947 में जो बेल प्रयोगशाला थी उसमें काम करने वाले विलियम शॉकले ने क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। तो प्रश्न सीधा सा बनेगा दोस्तों कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार वर्ष 1947 में बेल प्रयोगशाला में कार्यरत विलियम शॉकले के द्वारा किया गया। इस आविष्कार के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिकी क्या हुआ, निर्वात नलिका पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से हट करके क्या हुआ, एक नए युग में प्रवेश कर गई। अब छोटे छोटे रेडियो आने लगे और इसके द्वारा हुआ क्या, छोटे छोटे रेडियो क्या हो गए, बनने प्रारंभ हो गए। 1959 में अगला साल है दोस्तों, वर्ष 1959 का 1959 का, और उसमें क्या हुआ, एकीकृत परिपथ का आविष्कार हुआ।
आईसी का क्या हुआ दोस्तों, आविष्कार हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो 1959 में एकीकृत परिपथ का आविष्कार हुआ। तो एकीकृत परिपथ का आविष्कार कब हुआ, तो 1959 में हुआ। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ। विलियम शॉकले ने इसका आविष्कार किया। तो याद रखेंगे, बेल प्रयोगशाला याद रखेंगे, 1947 का वर्ष याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर का आविष्कार याद रखेंगे, विलियम शॉकले याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर से और एकीकृत परिपथ में क्या है दोस्तों, एकीकृत परिपथ का आविष्कार वर्ष 1959 में होता है। और इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक परिपथ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को जोड़ करके बनाए जाते थे। तो इससे पहले क्या था, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हुआ करते थे, वो क्या होते थे, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को आपस में क्या किया जाता था, जोड़ करके बनाया जाता था, जिससे अधिक जगह जो क्या करते थे, अधिक जगह घेरते थे, अधिक विद्युत शक्ति लेते थे और विश्वसनीयता भी इनमें क्या थी, कम थी। आगे बात करते हैं। तो वर्ष 1959 में एकीकृत परिपथ का आविष्कार होता है। और इसके पहले जो था वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को जोड़ करके बनाए जाते थे। और उनसे क्या होता था, अधिक जगह, जिससे वो क्या करते थे, अधिक जगह घेरते थे, अधिक विद्युत भी क्या करते थे, खपत में लेते थे ज़्यादा, और विश्वसनीयता इनकी कम थी। आईसी के पदार्पण ने नई संभावनाएं खोल दी। और जैसे ही क्या हुआ, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का क्या होता है, पदार्पण होता है, तो क्या होता है, नई संभावनाएं खुलती हैं। और आधुनिक पीसी, मोबाइल आदि क्या है, आईसी के आविष्कार के बिना इतने छोटे और सस्ते और इतने कार्यक्षम नहीं हो सकते थे। तो जो क्या है, मोबाइल है ना, पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, और ये सब, इनका सब का जो विकास है, ये छोटे और सस्ते और इतने कार्यक्षम कैसे हो पाए, तो आईसी का जब आविष्कार हुआ उसके बाद ही इनमें क्या हुआ, बदलाव आया। 1968 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल में कार्यरत। तो 1968 फिर वर्ष होता आता है 1968 का। और 1968 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल में कार्यरत। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल में कार्यरत जो है, तो 1968 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल में कार्यरत मर्सियन हाफ याद रखेंगे, मर्सियन हाफ ने किया था। तो मर्सिनर हाफ ने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, इंटेल में वो काम कर रहे थे। और अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के भागों पर, कि कौन कौन से भाग हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के। तो परिपथों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है, तो परिपथों के आधार पर इसको मुख्यतः दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक तो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी क्या है दोस्तों, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी, अनुरूप इलेक्ट्रॉनिकी, इन परिपथों में विद्युत संकेत सतत एनालॉग होते हैं और उनका प्रसंस्करण करने के बाद भी वे सतत बने रहते हैं। तो इनका क्या होता है, प्रसंस्करण करने के बाद भी वो सतत निरंतर बने रहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांजिस्टर प्रवर्धक क्या है, एक एनालॉग सिस्टम है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के विकास एवं आईसी चिप के रूप में इसकी उपलब्धता से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी में एक क्रांति आ गई है। तो याद रखेंगे कि जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी है वो अनुरूप इलेक्ट्रॉनिकी का उदाहरण है। और इसमें क्या होता है, परिपथों में विद्युत संकेत सतत एनालॉग होते हैं, सतत रहते हैं, और उनका प्रसंस्करण करने के बाद भी वे सतत ही बने रहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांजिस्टर प्रवर्धक एक एनालॉग सिस्टम है। और ऑपरेशनल क्या है दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में के विकास एवं आईसी के रूप में इसकी उपलब्धता से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी में एक क्रांति सी आ गई है। ये दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और एनालॉग डिजिटल। तो इसमें डिजिटल में क्या है, तो डिजिटल में विद्युत संकेत क्या होते हैं, अंकीय होते हैं। और अंकीय संकेत बहुत तरह के हो सकते हैं। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी में विद्युत संकेत अंकीय होते हैं। अंकीय संकेत बहुत तरह के हो सकते हैं, किंतु बाइनरी डिजिट संकेत सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। और इसमें 0, 1, ऑन ऑफ, हाँ नहीं, लो हाई आदि बाइनरी संकेतों के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो क्या है, डिजिटल प्रौद्योगिकी है उसमें विद्युत संकेत अंकीय होते हैं। अंकीय संकेत क्या है,
बहुत तरह के हो सकते हैं, किंतु बाइनरी डिजिटल संकेत सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। और इनके उदाहरणों में यदि बात करें तो शून्य, एक, ऑन ऑफ, हाँ नहीं, लो हाई, ये क्या है, बाइनरी संकेतों के कुछ उदाहरण हैं जो कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्या है दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। जब से एकीकृत परिपथों इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रादुर्भाव हुआ है और एक छोटी सी चिप ने लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां भरी जाने लगी हैं, एक छोटी सी चिप में क्या है, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां भरी जाने लगी हैं, तब से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जब से क्या हुआ है, एकीकृत परिपथों इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रादुर्भाव हुआ है और एक छोटी सी चिप में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां भरी जाने लगी हैं, तब से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, तभी से इसका क्या है, महत्व बढ़ गया है। आधुनिक व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी तथा सेल फोन, डिजिटल कैमरा आदि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी की देन है। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें क्या है, आधुनिक जो व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी है और क्या है, सेल फोन है, डिजिटल कैमरा है, ये सभी क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी की देन है। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में सिग्नल प्रोसेसिंग को एक नया आयाम दिया है, जिसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, अंकीय संकेतक प्रक्रमण भी कहते हैं। ये एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग की तुलना में बहुत ही सुविधाजनक और प्रभावकारी है। तो बहुत ही सुविधाजनक और प्रभावकारी है कौन सा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग की तुलना में ये ज़्यादा क्या है, प्रभावकारी है। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर, चालक क्या होते हैं। तो वे पदार्थ, चालक किनको कहते हैं, तो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो क्या है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं, चालक या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि चालक क्या है, वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, और ये क्या होते हैं, सुचालक कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। उदाहरण के रूप में चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम क्या है, चालक के उदाहरण है, कंडक्टर के उदाहरण है। उपयोग क्या है, तो विद्युत धारा में प्रवाहन और विद्युत चलित उपकरणों के निर्माण में क्या होता है, चालक पदार्थों का चालक क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चालक पदार्थों का उपयोग क्या करते हैं, विद्युत धारा के प्रवाहन में और विद्युत चलित उपकरणों के निर्माण में। आगे है दोस्तों, अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न ही बहुत कम होते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न तो उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और न ही बहुत कम होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि क्या है, अर्धचालक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक के उदाहरण हैं। इनमें सामान्य ताप पर विद्युत चालन संभव नहीं होता है। तो अगर क्या होगा, तापमान इसमें सामान्य होगा, जनरल टेम्परेचर पर क्या होता है, इनमें क्या होता है, चालन संभव नहीं होता है, मतलब इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन उच्च ताप पर विद्युत चालन मुमकिन हो जाता है। लेकिन ये जैसे जैसे क्या करेंगे, इनका ताप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ताप यदि ज़्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इनमें भी चालन संभव हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। उपयोग क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी आदि के निर्माण में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचालक का उपयोग क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे डायोड बनाने में, है ना, ट्रांजिस्टर बनाने में, एलईडी आदि बनाने में क्या किया जाता है, अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों अर्धचालकों की विशेषताएं। तो अर्धचालकों की विशेषताएं क्या है कि जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों की चालक क्षमता भी बढ़ जाती है। तो यदि अर्धचालकों की विशेषताओं से संबंधित कोई प्रश्न बने परीक्षाओं में तो याद रखेंगे कि प्रश्न इस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित में से क्या है, अर्धचालकों की विशेषताएं कौन सा हैं या कौन सा नहीं है। तो इस तरह का यदि प्रश्न बने तो याद रखना है आपको, ये चारों विशेषताएं इसकी याद रखेंगे कि जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों की चालक क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्धचालकों में धारा प्रवाह दोनों दिशाओं में आसानी से हो जाता है। तो अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह है वो क्या होता है, दोनों दिशाओं में आसानी से होता है। अर्धचालकों की चालक क्षमता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो अर्धचालकों की जो चालक क्षमता है इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। डोपिंग करके इससे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि बनाए जाते हैं। तो बनाए जा सकते हैं डोपिंग करके, उनमें क्या करते हैं, मिलावट करने के बाद क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। तो डायोड क्या है दोस्तों, तो डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट को सिर्फ एक दिशा में फ्लो होने की अनुमति देता है।
तो जब क्या होता है, डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कंपोनेंट है। तो याद रखेंगे कि डायोड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कंपोनेंट है। ये क्या करता है, करंट को, विद्युत धारा को सिर्फ एक दिशा में फ्लो करने की अनुमति देता है। तो फ्लो होने की अनुमति एक दिशा में कौन देता है, तो डायोड देता है क्या ये, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, क्या है, विद्युत उपकरण है। डायोड में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इसमें रहता है, और कैथोड में क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहता है, याद रखेंगे। तो डायोड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो क्या करता है, करंट को सिर्फ एक दिशा में फ्लो होने, बहने की अनुमति देता है। और डायोड में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो एनोड और दूसरा क्या है, कैथोड। आगे है दोस्तों डोपिंग। तो डोपिंग किसको कहते हैं, तो अर्धचालकों में उसकी चालक क्षमता को कम या ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो क्या है अर्धचालक हैं, उनकी चालक क्षमता को कम या ज़्यादा करने में किसी दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है। तो अर्धचालकों में उसकी चालक क्षमता को कम या ज़्यादा करने के लिए उसमें किसी दूसरी धातु को क्या करते हैं, मिलाते हैं, और इसी दूसरी धातु को मिलाने की पूरी प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग क्या है, अर्धचालकों की चालक क्षमता को कम या ज़्यादा करने के लिए जो दूसरी धातु उसमें मिलाई जाती है, तो दूसरी धातु को मिलाने की जो पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। आगे है दोस्तों ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डीन, वाल्टर और विलियम शॉकले ने किया था। तो तीन नाम याद रखेंगे ट्रांजिस्टर के आविष्कार में, जॉन बार्डीन, वाल्टर और विलियम शॉकले। मुख्य रूप से विलियम शॉकले याद रखेंगे। यदि विलियम शॉकले ऑप्शन में नहीं रहता तो जॉन बार्डीन और वाल्टर ऑप्शन पर आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डीन, वाल्टर और विलियम शॉकले ने किया था। ट्रांजिस्टर की आयु बहुत लंबी होती है, तो जो ट्रांजिस्टर है इसकी आयु ज़्यादा होती है और यह छोटे होते हैं। और ट्रांजिस्टर का क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब की तरह ही होता है। तो ट्रांजिस्टर क्या है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब की तरह होता है और ये छोटे होते हैं, वैक्यूम ट्यूब की तरह ही वर्क करता है। तो वैक्यूम ट्यूब की तरह ट्रांजिस्टर क्या करता है, काम करता है। वैक्यूम ट्यूब जो पुराने कंप्यूटरों में यूज होते, तो वैक्यूम ट्यूब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ट्रांसफार्मर अगला है दोस्तों। तो अगला ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने क्या किया था दोस्तों, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। तो याद रखेंगे, नाम दो हैं, याद रखना है। माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी ने क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। 1831 में दुनिया को दिखाया कि हिंदी में दुनिया को क्या किया था, इन्होंने ही ट्रांसफार्मर दिखाया था। और हिंदी को ट्रांसफार्मर में परिणाम मित्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, परिणाम मित्र कहते हैं, परिणाम मित्र कहते हैं इसको, ट्रांसफार्मर को परिणाम मित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र, ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। जो प्रत्यावर्ती क्या है वोल्टेज है, उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। कौन, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, ट्रांसफार्मर ऊर्जा की हानि किए बिना, ऊर्जा की खपत किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। तो कम ज़्यादा करने का काम किसका है, ट्रांसफार्मर का है। इसलिए वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो वोल्टेज होता है उसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ट्रांसफार्मर धारा की आवृत्ति बिना बदले वोल्टेज को कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर धारा की जो क्या है आवर्त है, उसको बिना बदले वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो परमाणु की किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होती है। तो कोई भी पदार्थ होगा उसमें यदि क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाह होगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही। जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वह धातु विद्युत की उतनी ही अच्छी सुचालक होती है। तो सुचालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और जो कुचालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह अचालक पदार्थ होता है, अर्थात जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अचालक पदार्थ होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी
नहीं होते हैं। रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें सेंसर्स की सहायता से किसी क्षेत्र की जानकारी के बारे में पता लगाया जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, जो रिमोट सेंसिंग है ये क्या है, एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होता है, सेंसर्स की सहायता से किसी क्षेत्र की जानकारी के बारे में पता लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, सेंसर पृथ्वी के द्वारा रिजेक्टेड एनर्जी तथा रेडिएशन का उपयोग कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो सेंसर है ये पृथ्वी के द्वारा रिजेक्टेड एनर्जी और रेडिएशन होता है, इसको भी क्या करता है, उपयोग करता है। तथा इस तकनीक में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, और इस तकनीक में क्या होता है, कोई सीधा संबंध नहीं होता है, तथा सारी जानकारी इमेज के रूप में एकत्रित होती है। तो सारी जो जानकारी है वो इमेज के रूप में इसमें एकत्रित की जाती है। आगे है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो जब धारा की दिशा तथा परिणाम समय के साथ एक निश्चित समय बाद परिवर्तित हो रही हो तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है, क्या याद करना है, याद ये रखना है दोस्तों कि जब धारा की क्या होती है, दिशा तथा परिणाम समय के साथ एक निश्चित समय बाद बदलते हैं, परिवर्तित हो रहे होते हैं, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। सामान्यतः एसी करंट को साइन वेव द्वारा दर्शाया जाता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से इनके वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। इस धारा को अधिक दूरी तक आसानी से भेजा जा सकता है। हमारे घरों इत्यादि में हम एसी करंट का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। डीसी करंट क्या है दोस्तों, तो डीसी करंट जब धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित न हो, अर्थात धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ स्थिर बना रहता है, तो उस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, दृष्ट धारा या डीसी करंट कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जब धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ स्थिर बना रहता है, इस प्रकार की धारा को डीसी करंट कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की धारा बैटरी इत्यादि से प्राप्त होती है। तो जो डीसी धारा है ये कहाँ से, तो साधारणतः बैटरी आदि से प्राप्त की जाती है। इसको प्रायः एक सीधी रेखा में दर्शाया जा सकता है। इस धारा को अधिक दूरी तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं भेजा जा सकता। जो दृष्ट धारा है इसकी ज़्यादा दूरी तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते हैं आसानी से। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डीसी करंट का उपयोग किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इसमें किस करंट का उपयोग होता है, तो डीसी करंट का उपयोग इसमें होता है। आगे है दोस्तों एकीकृत परिपथ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी ने 12 सितंबर 1958 को किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया, तो जैक किल्बी नाम याद रखेंगे, 12 सितंबर 1958 की डेट याद रखेंगे। इस आविष्कार के लिए उन्हें वर्ष 2000 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो जैक किल्बी को आईसी के आविष्कार के लिए वर्ष 2000 में क्या किया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे है दोस्तों आईसी अथवा इंटीग्रेटेड सर्किट एक स्मॉल चिप है। तो होता क्या है आईसी, तो आईसी क्या है, एक स्मॉल चिप है जिसका फुल फॉर्म या पूरा रूप इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो अर्धचालक सामग्री सेमीकंडक्टर मटेरियल आमतौर पर सिलिकॉन से बनी होती है। तो आईसी किससे बनती है, आमतौर पर सिलिकॉन से बनती है। इस छोटी चिप में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, रेजिस्टर्स को एक तार कंडक्टिंग वायर की मदद से आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा गया होता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इलेक्ट्रिकल में जितने भी उपकरण हैं वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे और कम बिजली का भी इस्तेमाल करने वाले बन गए। आगे दोस्तों अनेक आईसी का एक साथ निर्माण होने के कारण ये सस्ती होती गए और इन्हें खराब होने पर आसानी से बदला जा सकता है। तो कई जो है आईसी हैं उनको जब एक साथ क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और इस कारण से ये क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं, और इन्हें क्या किया गया है, खराब होने पर आसानी से इनको बदल सकते हैं। ये सर्किट सभी छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग होती हैं। अपने टीवी, फोन और रेडियो के अंदर मौजूद सर्किट बोर्ड में आपको वर्ग के आकार में काली रंग की कई छोटी चिप्स दिखाई देगी। ये सभी क्या हैं, आईसी चिप्स हैं। तो आईसी हैं। आगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नीति। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति वर्ष 2012 में आई थी। इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019, एनपीई 2019 ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 का स्थान लिया है। और तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019, तो पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 में आई थी।
और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 का स्थान लिया और देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नीति में सॉवरेन पेटेंट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो क्या है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति है तो वो पहली कौन सी है, तो पहली 2012 में आई थी और वर्तमान में 2019 में क्या किया गया है, नई इलेक्ट्रॉनिक नीति आई है और इसने क्या किया है, पुरानी जो 2012 वाली इलेक्ट्रॉनिक नीति थी उसका स्थान ले लिया है। और जब इसमें क्या किया गया है, देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नीति में क्या किया गया है, सॉवरेन पेटेंट फंड स्थापित, यहाँ पे याद रखेंगे सॉवरेन पेटेंट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किस नीति में किया गया है, तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में सॉवरेन पेटेंट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 से संबंधित मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं, तो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। ESDM की समूची मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, तो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। ऐसी मेगा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज दिया जाएगा जो अत्यंत हाई टेक हैं, जो क्या है बहुत ज़्यादा हाई टेक हैं और जिनमें क्या है भारी भरकम निवेश की ज़रूरत है। इनमें सेमीकंडक्टर सुविधाएं, डिस्प्ले फैब्रिकेशन इत्यादि क्या है शामिल है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि ऐसी मेगा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन इस नीति में दिया जाएगा जो कि विशेष प्रोत्साहनों का विशेष पैकेज इसमें दिया जाएगा जो अत्यंत हाईटेक हैं और जिनमें क्या है भारी भरकम निवेश की ज़रूरत है। इसमें सेमीकंडक्टर सुविधाएं, डिस्प्ले फैब्रिकेशन इत्यादि भी क्या है शामिल हैं। नई यूनिटों को बढ़ावा देने और वर्तमान यूनिटों के विस्तारीकरण हेतु उपयुक्त योजनाएं और प्रोत्साहन देने से जुड़ी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप क्षेत्रों में उद्योग की अगुवाई में अनुसंधान और विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिकी के सभी उप क्षेत्रों में क्या होगा, उद्योग की अगुवाई में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें बुनियादी या जमीन स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे कि 5G, IoT, सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरणों इत्यादि के क्षेत्र में प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। कुशल श्रम बल की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। इसमें कामगारों का कौशल फिर से सुनिश्चित करना भी शामिल है। फैब चिप डिजाइन उद्योग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिकी आदि क्या है इसके उपकरण हैं। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और मोबिलिटी एवं रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष जोर दिया जाएगा। ESDM क्षेत्र में IP के विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन पेटेंट फंड बनाया जाएगा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन से जुड़ी आर्थिक विकास के लिए ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की समूची वैल्यू चेन में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2025 तक 190 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 1 अरब 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों का लक्षित उत्पादन शामिल होगा। इसमें निर्यात के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के 600 मिलियन 60 डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की समूची 60 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन करना भी शामिल होगा। NPE 2019 को कार्यान्वित करने पर संबंधित मंत्रालयों विभागों के परामर्श से देश में ESDM सेक्टर के विकास के लिए अनेक योजनाएं, पहलों, परियोजनाओं इत्यादि को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे भारत में निवेश और प्रौद्योगिकी का प्रवाह सुनिश्चित होगा, जिससे देश में ही निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के ज़्यादा मूल्यवर्धन और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के अधिक उत्पादन के साथ साथ उनके निर्यात का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में
रोजगार अवसर भी क्या होंगे, सृजित होंगे। तो इस तरह से ये नीति हो गई दोस्तों 2019 वाली। इसमें तमाम बातें थी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एक बार। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आगे है दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का नवरत्न दर्जा प्राप्त उपक्रम है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1954 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड याद रखेंगे, नवरत्न दर्जा प्राप्त उपक्रम है ना। 9 सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है। इसका गठन 1954 में हुआ था, मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं संवर्धन मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक रहा है और सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए गए विभिन्न प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 के $29 बिलियन से बढ़कर के वर्ष 2019 में $70 बिलियन तक पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान मोबाइल फोन विनिर्माण की बढ़ोतरी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है, जहां एक और वर्ष 2014 में भारत को केवल 2 मोबाइल फैक्ट्रियों की तुलना में अब भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन 29 करोड़ इकाइयों तक पहुंच गया, जो 1.70 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। जहां वित्तीय वर्ष 2014-15 में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात 38,268 करोड़ रुपए का था, वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर के 61,908 करोड़ हो गया है। तो 38,268 से बढ़कर के 61,908 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में वर्ष 2012 में भारत का हिस्सा केवल 1.3% था, जो बढ़कर के वर्ष 2018 में क्या हो गया है, वर्ष 2018 में क्या हो गया है दोस्तों, 2018 में 3% तक पहुंच गया है। तो वर्ष 2018 में 3% हो गया है 1.3% से। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इन वीडियोस को आप लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।